डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास गद्य खंड हिंदी का 7वां पाठ, जिसका नाम है ओ सदा नीरा, और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सबसे पहले हम आपका लेखक से परिचय कराने जा रहे हैं। जगदीश चंद्र माथुर आधुनिक हिंदी के महान लेखक, नाटककार, संस्कृतकर्मी एवं प्रशासक थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित करने का प्रयास किया। माथुर जी ने अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। उनके लेखन के बहुलांश पर नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप है। अपने द्वारा लिखित नाटकों के मंचन में स्वयं उन्होंने भाग भी लिया और अच्छा अभिनय भी प्रस्तुत किया। ये एक उल्लेखनीय बात है। कई लेखक नाटक लिखे हैं, कई गद्यकार नाटक लिखे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अच्छा नाटक लिखे हैं। इनकी खूबी ये थी कि इन्होंने अपने नाटकों के मंचन के लिए रंगमंच तैयार किया, उसमें स्वयं भाग भी लिए, अभिनय भी किए और अच्छा अभिनय किए। लोगों ने उसको चाहा भी और सराहा भी। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज जो आप आकाशवाणी सुनते हैं, ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम था। इसके नाम को बदलकर आकाशवाणी करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और हमारे देश में टेलीविज़न का प्रसारण इन्होंने ही शुरू करवाया। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वे ही रेडियो में लेकर आए थे। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ पुनर्जागरण का इन्होंने कार्य किया। आइए अब इनका विस्तार से थोड़ा और परिचय देते हैं। ऐसे बिंदुओं से आपका परिचय कराते हैं जो बिंदु परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म जान लीजिए। 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन हुआ था 14 मई 1978 को। इनका जन्म स्थान था शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शिक्षा अंग्रेजी से एमए किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1941 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए, जिसको आजकल आईएएस कहा जाता है। प्रशिक्षण के लिए ये अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव के पद पर नियुक्त हुए। सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण इन्होंने किया। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक के पद पर रहे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किए। उसके बाद ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। इनको सम्मान भी मिला था। विद्यावारिधि की उपाधि से विभूषित हुए। कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब आइए बात करते हैं इनकी कृतियों की। 1936 में ये अपने जीवन का पहला एकाकी लिखे थे, जिसका नाम था मेरी बांसुरी। इसका मंचन भी हुआ और प्रसिद्ध
पत्रिका सरस्वती में इनकी यह एकाकी प्रकाशित भी हुई। 5 एकाकी नाटकों का संग्रह जिसका नाम था भोर का तारा 1946 ईस्वी में प्रकाशित किए। इसके बाद 1950 में ओ मेरे सपने, 1951 में कोणार्क, 1954 में बंदी, 1959 में शारदिया, 1969 में पहला राजा, 1974 में दशरथ नंदन, 1954 में कुंवर सिंह की टेक, 1958 में गगन सवारी और इसके अलावा 2 कठपुतली नाटक भी ये लिखे, 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना इनके रेखा चित्र और संस्मरण है। परंपराशील नाटक उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक इन्होंने लिखा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम जिसका नाम था पुस्तक का, और बोलते क्षण इनका निबंध संग्रह है। अब आइए हम बात करेंगे पाठ सारांश की। तो आपको हम बताए हैं पिछले वीडियो में भी कि जब आप किसी पाठ का पाठ सारांश लिखते हैं तो थोड़ा सा 1-2 लाइन लेखक परिचय देने के बाद पाठ सारांश लिखिएगा। तो ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। माथुर जी एक प्रतिभाशाली निबंधकार हैं। उनके लेखन के बहुलांश पर नेहरू जी की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप है। तनुरूप वे जीवन और रचना दोनों एक सुव्यवस्था, सुरुचि और कलात्मकता को आवश्यक मानते थे। सौंदर्य प्रियता और लालित्य बोध उनकी अभिरुचि के अंग थे। यह निबंध सदानीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी यह पेश करता है। जैसे स्वयं गंडक की तरह ही प्रवाहित होता दिखलाई पड़ता है। गंडक चंपारण में बहने वाली उच्च श्रृंखल नदी है। यह नदी अपना बहाव क्षेत्र और रास्ता बदल लिया करती है। गौतम बुद्ध के समय घना जंगल था। वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी पर उतनी प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था कटता चला गया, और ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता चला गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी बनश्री की प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वर्तमान और अतीत की अंतहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी और इसीलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी अस्थायी न रह सके। गंडक तो उस श्रृंखल कन्या ही रही। ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गंभीर इसे सुहाया नहीं। गंडक ने कोई स्मृतियां नहीं छोड़ी, भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं। हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं, कहीं उथले कहीं गहरे, किंतु प्रायः सभी सस्य श्यामला धरती रूपी गगन के विशाल अंतस में ठिठकी हुई बदहालियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल
इन तालों को कहते हैं चौर और मन। चौर उथले ताल हैं जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल हैं। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, इसने कई तीरथ तोड़े, अब वे खंडहर दिखाई पड़ते हैं। भैंसालोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच निर्माण कार्य कर रहे हैं नारायण का। देखिए, ये जिस समय निबंध वे लिखे थे उस समय की बात है कि इंजीनियर निर्माण कार्य कर रहे थे, आज ये कर चुके हैं। ये बनने वाली नहरें ही उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल ही तो उसका त्राणकर्ता चक्र है। लेखक मन ही मन उन्हें नमस्कार करता है। ओ सदा नीरा, ओ चक्र, ओ नारायणी, ओ महागंडक, योगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से गंडक को संबोधित करती रही है। गंडक की चिर चंचल धारा ने आराधना के फूलों को ठुकरा दिया। संक्षेपतः गंडक नदी की चाल, ढाल और उसके कारण परिवर्तनों को निबंधकार ने रेखांकित किया है, जिससे यह अत्यंत दिलचस्प निबंध बन गया है। इसी के साथ हमारा यह पाठ सारांश समाप्त होता है और ये पाठ भी समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ आपको थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।